Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार एवं देश में फैली हुई भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन तहरीर से पालन कर रहे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक टेंस का। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको व्याकरण या ग्रामर लेके चल रहा हूँ। आज हम इस टॉपिक में सुव्यवस्थित रूप से आगे चलते हुए जो डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम टेंस है। टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि टेंस जो होता है जिसको काल या समय बोला जाता है। काल या समय, टेंस की बात करें तो काल या समय होता है। बच्चों, आपको जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि समय जो है किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, समय अपनी गति से चलता रहता है। हमें समय के साथ कदम मिला के चलना चाहिए। जो व्यक्ति समय के साथ कदम मिला के चलता है उसके लिए समय या टेंस रहता है। लेकिन जो व्यक्ति समय से पीछे रह जाता है आलस्य के कारण या लेजीनेस के कारण, तो यही टेंस जो है उस व्यक्ति के लिए टेंशन बन जाता है। तो हमें सबसे पहले तो एक चीज को ध्यान में रखना है कि जो काम हम करें वो तुरंत होना चाहिए, कल के ऊपर नहीं उसको छोड़ना चाहिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक टेंस। टेंस को अगर समझना हो तो सबसे पहले आपको तीन चीजों को समझना चाहिए। एक, टेंस को अगर आप बात करें तो टेंस के जो होते हैं तीन पार्ट्स होते हैं। जिन तीन पार्ट्स में सबसे पहला आता है आपका प्रेजेंट, दूसरा आता है आपका पास्ट और तीसरा आता है आपका फ्यूचर। जब हम बात करते हैं टेंस की तो सबसे पहले हमें एक बात समझनी चाहिए कि टेंस क्या है, एक दादाजी के समान है। आप स्ट्रक्चर्स के तौर पे समझेंगे कि टेंस जो है किसके समान है, दादाजी के समान है। इस दादाजी के कितने पुत्र हैं, तीन पुत्र हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। मतलब सबसे बड़ा पुत्र दादा का टेंस का कौन, प्रेजेंट, उसका भाई कौन, पास्ट, और छोटे वाला कौन, फ्यूचर। अब इन प्रेजेंट के भी या पास्ट के भी या फ्यूचर के कितने पुत्र हैं, चार पुत्र हैं। कितने पुत्र, चार। जैसे दादाजी कौन हुए, टेंस, दादाजी के पुत्र, बड़े पुत्र का नाम प्रेजेंट, उसके बीच के पुत्र का नाम पास्ट और छोटे बड़े पुत्र का नाम फ्यूचर। और इनके चार बेटे हैं बेटा। कितने, चार। पहला बेटा जो है उसका नाम इंडेफिनेट है, दूसरे वाला जो है उसका नाम कॉन्टिन्यूस है, तीसरे वाले का नाम परफेक्ट है और चौथे वाले का नाम परफेक्टिव कॉन्टिन्यूस है। परफेक्टिव कॉन्टिन्यूस। अब ऐसे ही ये तो प्रेजेंट का बड़ा पुत्र कौन हुआ, इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट का दूसरे नंबर का पुत्र कौन हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट का तीसरे पुत्र का कौन हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट का चौथा पुत्र कौन, प्रेजेंट परफेक्टिव कॉन्टिन्यूस। यानी कि प्रेजेंट के कितने हिस्से हुए या कितने भाग हुए, चार। वैसे ही आपको चार भाग मिलेंगे किसके, पास्ट के, दैट मे बी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्टिव कॉन्टिन्यूस। वैसे ही फ्यूचर के भी चार पुत्र मिलेंगे, इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्टिव कॉन्टिन्यूस। इनको हम बेटा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे समझते हुए। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं किसकी, जो प्रेजेंट का सबसे बड़ा पुत्र है या प्रेजेंट का जो सबसे पहला भाग है जिसको बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट। जैसे कि हर व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, वैसे ही फैमिली स्ट्रक्चर के तौर पे अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनेट को पढ़ोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को कैसे पढ़ा जाएगा,
कि भाई प्रेजेंट का कोई भी पुत्र हो या प्रेजेंट का कोई भी भाग हो, दैट में बी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन चारों भागों में प्रेजेंट वालों में एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, क्या है? प्रेजेंट की जब बात की जाएगी टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन चारों टेंसों में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट के लिए क्या? ता, ते, ती, ता, ते, ती। तो स्ट्रक्चर कैसे बना आपका? अगर किसी वर्ब के साथ ता है, ते है या ती है, क्या ता है, ते है या ती है इत्यादि आते हैं, तो वो कौन सा टेंस माना जाएगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं फिर से बता दूं बेटा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट के किसी भी भाग की बात की जाए, कॉन्टिन्यूस की, परफेक्ट की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की या इंडेफिनिट की, उनमें एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, है। अगर इस है से पहले ता, ते या ती मिलता है और उनके बाद है मिल रहा है, तो वो आपका कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलते हैं इससे आगे। ये तो हुई आपकी आइडेंटिफिकेशन की बात। जब आती है इसकी बेसिक रूल्स की बात, तो रूल्स में टेंस की फॉर्मेशन हमेशा दो चीजों पे निर्भर करेगी, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें सबसे पहले एक चीज को जानना पड़ेगा, क्या? कि ये ता जो है और ती जो है, ये प्लूरल नहीं है, बल्कि क्या है? सिंगुलर है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कि दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन एक मेल है, दूसरा फीमेल है। एक लड़का है और दूसरी लड़की है। तो जो लड़का होता है, जैसे प्रोनाउन लड़के के लिए हम यूज करते हैं किसका? ही का। लड़की के लिए यूज करते हैं किसका? शी का। निर्जीव वस्तु के लिए किसका आता है? इट का। निर्जीव वस्तु के लिए किसका आता है? इट का। और अगर इसके साथ हमें नाउन दिया हो, क्या दिया हो बेटा? नाउन दिया हो, उस स्थिति में हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। एस या ईएस का प्रयोग होगा भी सिंपल सेंटेंसेस में, जैसे सिंपल सेंटेंसेस में या साधारण वाक्यों में, या साधारण वाक्यों में। कैसे कैसे होगा? ध्यान दो। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है। राम स्कूल जाता है। सीता स्कूल जाती है। और बारिश होती है। आपको मैंने 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स दिए हैं। कितने दिए हैं? 5 एग्जांपल्स दिए। ये 5 एग्जांपल्स एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो हमने पहले भी समझा है, नाउन और प्रोनाउन का। पहले वाले में हमने देखा वह स्कूल जाता है, आपको प्रोनाउन के तौर पे या स्वरनाम इसमें वाक्य में बताया गया है। लेकिन हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वह स्कूल जाता है। ध्यान दीजिए बेटा, ये वह पुरुष है या स्त्री? पुरुष है। अगर स्त्री होता तो ती मिलता, तो पुरुष होने के कारण हम इसमें क्या करेंगे? किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? ही का। किसका करेंगे? ही। तो ही। अब
स्कूल जाता है, जाता, जाता क्या हो गया, गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कह रहे हैं ये, ही शी इट नाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग होगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे वह स्कूल जाता है मतलब ही गो, ही है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, तो ओ की ध्वनि जहां पे होती है ओ होते हैं उसके साथ ईएस का प्रयोग करते हैं, क्या बन गया, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। वह स्कूल जाती है, हमने पहले में लड़का रखा, अब ये आगे लड़की, वह स्कूल जाती है, तो इसमें क्या हो गया, इसके स्थान पे लड़की के लिए क्या प्रोनाउन आता है, शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, मीन्स शी गोज टू स्कूल। ये तो दोनों होगी आपकी प्रोनाउंस की बात, ही और शी की। अगले एग्जांपल में हमने देखा राम स्कूल जाता है और सीता स्कूल जाती है, यही से आपको नाउन से डिफरेंस समझ में आ जाता है, मीन्स नाउन राम इज ए नेम ऑफ ए बॉय, सीता इज ए नेम ऑफ ए गर्ल। तो इसमें तो आप सिंपल इसको बना सकते हो, क्या, राम, ही के स्थान पे क्या, राम आ गया क्योंकि नेम ऑफ ए पर्सन नाम है, गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, वैसे ही हो जाएगा आपका सीता गोज टू स्कूल, सीता गोज टू स्कूल। अब ये दो, एक, दो, तीन, इन तीन चीजों को तो आपने समझ लिया। फोर्थ वाले जो है निर्जीव वस्तु, उसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए, इट को लगाना पड़ेगा, जैसे इट आगे आपका निर्जीव वस्तु है बारिश, रेन्स, इट रेन्स, रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा दिया तो क्या बन गया, रेन्स, इट रेन्स। तो ये आकृति होती है कि ही शी इट नाउन जब हमें दिए हो या सिंगुलर हो, उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। लेकिन एक बात अभी भी है, ये तो बात हुई सिंपल सेंटेंसेस की, अगर हमें इंटेरोगेटिव या नेगेटिव दिया जाए, नकारात्मक वाक्य दिए जाए, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का, इसका करते हैं डज का। एक नियम और भी है कि ये जो एस या ईएस का प्रयोग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसको केवल एक बार किया जाता है। जैसे हम इसको अगर समझे डज को, तो डज कैसे बना, डू डिड डन, डू डिड डन, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा दिया तो क्या बन गया, ये डज, क्या बन गया, डज। लेकिन एस या ईएस का प्रयोग एक बार होगा, मतलब जब अगर आपने डज का प्रयोग कर दिया तो अगली जो वर्ब की फॉर्म होगी वो एस या ईएस के साथ नहीं होगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के लिए ही शी इट नाउन के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, डज, कौन सी होती है, डज। जैसे कंफ्यूज नहीं होना, ही गोज टू स्कूल, ये था आपका वह स्कूल जाता है। अगर मैं कर देता इसको क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, भाई आपका ये था ना वह स्कूल जाता है। लेकिन अगर ये एग्जाम्पल होता क्या वह स्कूल जाता है, तब आप कैसे बनाते, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। यहां पे आप एक चीज समझिए, इस वाक्य को मैंने दो रूपों में बनाया है। दो रूपों में कैसे, क्या आने के कारण ये आपका इंटरोगेटिव बना, नहीं आने के कारण ये आपका नेगेटिव बना, अथवा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस एक साथ आपका बना। यहां पे हमें एक रूल याद रखना पड़ेगा बेटा, कि जैसे सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए, सिंपल कोई भी वाक्य होता है उसको हम सबसे पहले
छोटा बना के सिंपल सॉल्व करें, मतलब जैसे मैथ में करते हैं वैसे ही कि भाई क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे वह स्कूल जाता है, जैसे कि आपने यहाँ पे किया था ही गोज टू स्कूल, ये सिंपल था आपका छोटा प्रूफ। उसके बाद में हम इसको पहले इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो इंटरोगेटिव के लिए क्या कहते हैं कि ही शी इट, ही शी इट या नाउन अगर आपको दे रखा है और कैसा वाक्य है इंटरोगेटिव या नेगेटिव, तो आप उसमें डज का प्रयोग करोगे, इसका डज का। लेकिन शर्त वही है डज का प्रयोग होने के बाद आप अगली वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, इसको पहले हम सिंपल में आपके सामने ये आ गया सिंपल का। इसके बाद हम समझेंगे इसको किसमें, नेगेटिव में। नेगेटिव में कैसे समझेंगे, वह स्कूल नहीं जाता है, पुरुष है तो पुरुष के लिए आ गया ही। नेगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है, डज का, ही डज। नहीं के लिए नॉट, गो नॉट गोज, ध्यान दो बेटा यहां पे हमने गोज का प्रयोग किया था लेकिन यहाँ पे गो होगा, क्यों, क्योंकि डज हमने शुरू में ही प्रयोग कर दिया है, ईएस का प्रयोग हमने कर लिया है, तो अगली वर्ब की फॉर्म आपकी फर्स्ट आई, ही गो डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगर ये इंटरोगेटिव आ जाता, प्रश्नवाचक आ जाता, तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा वाक्य के शुरू में आती है, और वो कैसे आएगी, डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल। एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा वाक्य के शुरू में आती है। प्रश्नवाचक वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा वाक्य के शुरू में आती है, जिसके कारण जो टेंस है वो आपका इंटरोगेटिव बन जाता है या प्रश्नवाचक बन जाता है। ये तो बात थी किसकी, सिंगुलर की। लेकिन जब हम प्लूरल में चलते हैं, ही शी इट नाउन के आगे, तो प्लूरल में आपको मालूम है यू वी दे, यू वी दे, ये प्लूरल में काउंट होते हैं। इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये तो बात रही किसकी बेटा, सिंपल सेंटेंसेस की, ये साधारण वाक्यों की, ठीक है। अब अगर सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव में, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हम किसका प्रयोग करते थे, डज का। लेकिन जब एस या ईएस का प्रयोग ही नहीं होगा तो किसका प्रयोग हुआ बेटा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में डू का, किसका प्रयोग हुआ, डू का। मतलब वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, दे। प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई एस या ईएस नहीं। वे खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं, तो इसका क्या बनेगा, दे डू नॉट प्ले, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव में आ जाए, तो इंटरोगेटिव में, क्या वे नहीं खेलते हैं, क्या वे नहीं खेलते हैं, तब ये क्या बनेगा, डू दे नॉट प्ले, बन गया ना आपका, डू दे नॉट प्ले, सिंपल। तो हमने इस टेंस में ये चीज समझा कि भाई पहली बात तो ये जिसमें ता है, ते है, ती है इत्यादि आते हैं, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें देखना पड़ेगा कि वाक्य को सिंगुलर दिया है या
प्लूरल दिया है, ही शी इट नाउन दिया होगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग कर सकते हो। पर्सनवाचक वाक्यों में या नेगेटिव सेंटेंसेस में आप डज का प्रयोग कर सकते हैं। डज का मैंने आपको बताया, डू की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का प्रयोग किया जिसके कारण डज का निर्माण हुआ, और डज के निर्माण के बाद आप अगली वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते। वैसे ही जो आपका प्लूरल होगा यू वी दे, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा सिंपल सेंटेंसेस में, और जो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें डज के स्थान पे डू का प्रयोग किया जाएगा। ये स्ट्रक्चर था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगली क्लास में हम बाकी बचे हुए टेंसेस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और अगर बेटा आपको कोई त्रुटि या डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने व्यूज डालना, लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर से कि आप अपने घर पे स्वस्थ रहेंगे, और अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।